तो महाराष्ट्र और हरियाणा का सुपर सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें, हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस दौरान जुड़े हुए हैं। दिल्ली से बीजेपी के नेता प्रभात झा हमारे साथ हैं। लखनऊ से कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ से हिंदुस्तान टाइम्स के सीनियर रेसिडेंट एडिटर रमेश विनायक हैं, जो खासतौर पर हरियाणा चुनावों के परिणामों पर, नतीजों पर, एग्जिट पोल पर अपना एनालिसिस देंगे। और इस स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय, जिनके अक्सर आप आर्टिकल्स अखबारों में पढ़ते हैं, और हमारे अपने वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता, जो करीब 20 दिनों तक हरियाणा की खाक छान कर लौटे हैं। सुपर सर्वे में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 52 सीटें मिलने के आसार है, यानी कि अपने बल पर बहुमत मिल सकता है बीजेपी को। ये पोल इस वक्त दिखा रहा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। बीजेपी अपने दम पे सरकार बना रही है हरियाणा में, वो हरियाणा जहां पे इस बार कोई भी बड़ा अलायंस नहीं हुआ। कांग्रेस सुपड़ा साफ की स्थिति में है, इस सर्वे के मुताबिक 10 सीटों पर सिमट रही है। और एक और महत्वपूर्ण पार्टी है INLD, उसको 23 सीटें आ रही हैं। चौटाला साहब की पार्टी है, उनके गठबंधन को 23 सीटें आ रही है। अदर्स के खाते में 5 सीटें हैं। ये नतीजे हैं टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 के पोल के। मैं आपको यहां बता दूं कि बीजेपी के खाते में जो 52 सीटें आ रही हैं, वो +-7 सीटें हैं, यानी 90 में से 45 अगर -7 कर दें तो ये पोल कहता है टुडेज चाणक्य का कि 45 सीटें बीजेपी अपने आप पा जाएगी। कांग्रेस के लिए भी +-5 का फिगर दिया है, INLD के लिए +-7 का फिगर दिया है, और अदर्स के लिए भी +-3 का फिगर दिया है। तो ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि बीजेपी हरियाणा में गठबंधन से बाहर निकलने के बाद अच्छा कर रही है। नरेंद्र मोदी का मैजिक जैसे वहां भी चलने वाला है। कम से कम टुडेज चाणक्य का ये पोल इस बात का दावा करता है। न्यूज 24 के साथ किया है, इसमें हमारे सहयोगी चैनल ETV के साथ भी टुडेज चाणक्य ने ये पोल किया। मैं आपको ये भी बता दूं, टुडेज चाणक्य वही सर्वे एजेंसी है जिसने लोकसभा चुनावों में एकमात्र तौर पर यह कहा था कि बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आ रही है। बीजेपी के 273 से ज्यादा नंबर आएंगे और एनडीए के 340 के आसपास नंबर आएंगे, और लगभग वैसी ही स्थिति बनी है। ये फिगर्स आप देख पा रहे हैं। सुपर सर्वे का सबसे पहला नतीजा टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का, जिसमें बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है। एक क्विक रिएक्शन लूंगा सबसे पहले रमेश विनायक आपका, फिर नीरज मैं आपके पास आऊंगा। रमेश, आश्चर्य होता है कि आप संतुष्ट हैं इससे? हेलो रमेश, इन नतीजों को देखकर, टुडेज चाणक्य के पोल को देखकर आप आश्चर्यचकित हैं, या आपको लगता है कि ये तो होना ही था? देखिए, मुझे अभी ये इसका जो आप कह रहे हैं पोल है, उसका मुझे अभी पता नहीं, और यदि आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएंगे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं। हम बता रहे हैं, टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का पोल ये कह रहा है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है रमेश तो ध्यान से सुनिएगा, कि 90 में से 52 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत रही है हरियाणा में। +-7, अगर मैं -7 का फिगर मान भी लूं तो 45 सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं, सिंपल मेजॉरिटी। देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बीजेपी यदि 45 का जो आंकड़ा है वो पार करे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी हरियाणा में फ्रंट रनर है और वो सबसे आगे चल रही है। अभी तक जो सारा कैंपेन हुआ है, जो अभी तक जो सारा माहौल सामने आया है, उसमें बीजेपी सबसे आगे चल रही है। और ये जो आप फिगर दे रहे हैं वो इसलिए भी सही हो सकता है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जो इसी साल मई में हुए थे, उसमें बीजेपी 52 सीटों पर आगे थी, और जो कि एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस थी बीजेपी की। और जो बीजेपी ने 10 में से 7 सीटें लोकसभा की जीती थी और 52 सीटों पर वो आगे थी। और जो बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 34% के पास था, जो कि हाईएस्ट एवर वोट शेयर ऑफ बीजेपी। और बीजेपी सो इसलिए मैं समझता हूं कि यदि बीजेपी 45 के आंकड़े पर अपने बलबूते पर पहुंच रही है तो इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रभात झा जी, बधाई दे दूं मैं आपको।
देखिए, बधाई तो जनता को देना पड़ेगा और निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को देना चाहिए। सुमित जी, ये सिम्टम्स लगातार जो आपका अभी पहले आपने, ये तो एग्जिट पोल है, इसके पहले जो आपने सर्वे किया था, उस सर्वे में भी मैंने देखा कि सारे चैनल्स नंबर 1 पर दे रहे थे, कहीं बहुमत दे रहे थे। मुझे चाणक्य पर भी भरोसा इसलिए हो रहा है और आपकी बातों पर इसलिए हो रहा है कि चाणक्य ही ऐसा एक उस समय सर्वे करने वाला था जिसने इसके एग्जैक्ट पोल पर आया था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। इसमें खुशी की बात नहीं, और 2 दिन और सही बात, 3 दिन बाद तो बात सामने आ ही जाएगी। लेकिन जैसा रमेश जी कह रहे हैं, जो सिम्टम्स थे उसमें सबने ये माना कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 आ रही है। बात रही बहुमत की, और बात सिर्फ इतनी सी है कि बहुमत मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर बहुमत जैसा आपने कहा 52 -7 करेंगे तो भी 45, अल्टीमेटली बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव है 4 से 45 तक। प्रभात जी, ये एग्जिट पोल है और अभी एक ही एजेंसी का है। मैं तो अगले 5 और एग्जिट पोल आपको दिखाने वाला हूं अगले 3 घंटे के अंदर। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जरूर आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे। अखिलेश, प्रभात झा जी खुश है, रमेश विनायक को भी लगता है कि ये बात ठीक है, और टुडे चाणक्य तो कह रहा है। अखिलेश जी, आपको आवाज आ रही है? अखिलेश तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन नीरज, आप तो वहां थे, करीब 20 दिन आप वहां घूमे हैं, आपको लगा था कि बीजेपी की हवा चल रही है? देखिए सुमित, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब वहां आप हरियाणा की सड़कों पर गली कूचों में लोगों से बात करते थे तो ये बात आसानी से महसूस की जा सकती थी कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो जोश में है, और साफ तौर पर बीजेपी ये साबित करने की कोशिश में है कि इस बार विकल्प हम ही हैं। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनावों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ये पिछले कुछ दिनों के सियासी बदलावों से निकला एक आश्चर्यचकित आंकड़ा है। बीजेपी हरियाणा के अंदर वो पार्टी है जो सरकार बनाना तो दूर, कभी अपने आप को विकल्प के तौर पर नंबर 2 या नंबर 3 के स्तर पर भी नहीं रख पाई। पिछले 2009 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें थी, और आज वो 52 सीटों के साथ अगर अपना ये एक प्रोजेक्शन दिखा रही है तो ये वाकई पिछले कुछ दिनों में जो एक मोदी लहर हमें लोकसभा चुनावों में देखने को मिली थी, वाकई ये उस पर सवार होकर हरियाणा के अंदर भी बीजेपी ने ये सफलता पाई है। जी जी, नीलांजन, आपका एक रिएक्शन? मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर विशेषज्ञ जो एनालिस्ट होते हैं वो जब किसी भी चीज को अगर एनालाइज करते हैं तो पुराने फ्रेमवर्क में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके मुताबिक ये लग रहा था कि हरियाणा में बीजेपी नहीं आ सकती, लेकिन हम लोग ये भूल रहे हैं कि एक हिंदुस्तान में एक बदलाव का दौर आया है। और अगर आप मेटाफर में बात करें तो हम लोग स्टूडियो में 4 लोग बैठे हुए हैं और बाहर न्यूज रूम में कोई पार्टी हो रही है, तो हम लोग शायद हमेशा इस स्टूडियो में नहीं रहना पसंद करेंगे, बल्कि उस पार्टी में कम से कम जाके शामिल होना चाहेंगे कुछ समय के लिए। यही चीज स्टेट्स में हो रही है। जो स्टेट्स बंधे हुए हैं लोकल पॉलिटिक्स में, उनको नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में उनको हिस्सा लेने की शायद एक इच्छा हो रही है, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये जो पोल्स हैं ये काफी हद तक ऑथेंटिक हैं, और मतलब मेरी उम्मीद ये है कि यही शायद रिजल्ट होगा। बिल्कुल। तो प्रभात जी, इसको क्या ये माना जाए कि जो 5 महीने पहले जो मोमेंटम बना था देश में, ये उसी हवा का नतीजा है? क्योंकि इस बार आपने हरियाणा में कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। जैसे प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का नाम आया था, इस बार बगैर चेहरे के आप लड़े। अगर चेहरा कोई था तो वो नरेंद्र मोदी का ही था, और ये सब जानते हैं कि मोदी तो सीएम बनेंगे नहीं। तो क्या उसी चेहरे का कमाल है ये? देखिए, राजनीति प्रकृति सब जगह की अलग अलग होती है, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स हर स्टेट की अलग है। लेकिन जो अभी हमारे पत्रकार बंधु ने कहा है कि लोग जुड़ना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और बदलाव में भी वो सबसे अच्छा विकल्प चाहते हैं। और सबसे अच्छे विकल्प में कौन सी पार्टी का नेता सबसे अच्छा है जो देश को, राज्य को अलग दिशा में ले जाने की और अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा, तो निश्चित तौर पर जनता। और फिर अगर यही परिणाम आता है सुमित जी, तो एक बार फिर इस बात को मोहर लगती है, जात पर न, कहीं जात पर नहीं, पात पर नहीं, धर्म पर नहीं, विकास पर लोगों ने वोट दिया है। और विकास का पर्याय बनकर नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब 4 तारीख से चुनावी अभियान में लगे हैं, तो परिणाम जो आपका भी एग्जिट पोल बता रहा है उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह आया, जनता में उत्साह आया, समर्थकों में उत्साह आया। और विकास को आगे कौन बढ़ाएगा? जो आपके इसमें प्रभात जी, विकास को आगे कौन बढ़ाएगा? नाम बताइए ना एक, मुख्यमंत्री कौन? नहीं, मैं देखिए, अब ये आप भी जानते हो कि मैं कमिटेड वर्कर हूं पार्टी का। आपने 45 सीटें अपनी मान ली है, तो अब तो बनता है ना कि कम से कम 2-3 नाम तो बता के जाइए। आपको तमाम लोग देख रहे हैं,
कम से कम पता तो चले मैं कि कौन बताता हूं, मुख्यमंत्री हो चाणक्य वालों को ये काम आप दे दो, वो आपको बता देंगे। मैं कमिटेड वर्कर हूं, मेरे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। सुषमा स्वराज हो सकती है क्या? अब मैंने फिर कहा कि सुमित जी, आप पत्रकार हैं, आप कह सकते हैं, मैं पत्रकार रहा हूं, अब नहीं कह सकता, अब मैं कमिटेड वर्कर हूं। नीलांचन कुछ बोल रहे थे। मुझे लगा कि प्रभात जी वो पुराना जो कांग्रेस का नारा था कि ना जात पर ना पात पर इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो उनके मुंह से निकलते निकलते रह गया। लेकिन बात यह है कि हर देश के, मतलब मजाक हटा के, हर देश के राजनीति में कई ऐसे मोड़ होते हैं जहां बाकी सारे लोकल इश्यूज इरेलेवेंट हो जाते हैं और एक सेंट्रल इशू आ जाता है। बिल्कुल। इससे हम एग्री करें या ना एग्री करें, हमको लगता है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान से लेके और शायद काफी समय तक ऐसा होगा कि जो एक सेंट्रल इशू, सेंट्रल पर्सनालिटी ही डिपेंड करेगा, उसी वो डिटरमिन करेगा। भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री होगा टोटली इरेलेवेंट होगा। उसी तरह से जैसे एक समय इंदिरा गांधी सुप्रीमो थी कांग्रेस की, वो तय करती थी कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम क्या है। लक्ष्मण का बहुत फेमस कार्टून। बिल्कुल। तो ये उसी तरह की बात होगी, जिसपे वो उंगली लगेंगे, रखेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता बहुत खुशी से उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रॉक्सी सीएम के तौर पे देखेंगे। एक चीज महत्वपूर्ण जानकारी यह देना चाहूंगा, आपने डिबेट की शुरुआत में देखा था, जो खाली कुर्सी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उस जगह पर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह थे और बाकायदा कांग्रेस ने ये पूछकर कि आप किस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, अपने पैनलिस्ट हमको बताए थे। आजकल कांग्रेस पार्टी का मीडिया सेंटर ये डिसाइड करता है कि किस चैनल पर कौन सा व्यक्ति जाकर लाइव डिबेट में हिस्सा लेगा। अखिलेश प्रताप सिंह का नाम कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से दिया गया, उनके मीडिया सेंटर से दिया गया और आज जब ये डिबेट शुरू हुआ और पहला आंकड़ा जो सामने आया, उसने शायद कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाई और अखिलेश प्रताप सिंह जो बैठे हुए थे वो डिबेट छोड़ के जा चुके हैं। ये खाली कुर्सी उन्हीं की है। कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव को हमने बुलाया था, इस वक्त नहीं हमारे साथ। उसकी वजह यही है कि डिबेट शुरू होने के बाद अखिलेश प्रताप सिंह IBN 7 की ये बहस या ये सुपर सर्वे का जो परिणाम आ रहे हैं, उसको देखकर उन्होंने जाने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन आकाश कुछ आंकड़े दिखाए, उसके पहले एक बात और बताऊंगा मैं। INLD के नेताओं से हमने बात की है, वो बातचीत के अंश भी आपके सामने आएंगे, लेकिन पहले टुडे चाणक्य के कुछ और फिगर्स इन नतीजों से जुड़े हुए। बिल्कुल, और जो नतीजे सामने आए जिसके कारण कांग्रेस के नेता उस वक्त चले गए, उस वक्त हम बता रहे थे वो बिल्कुल यही कि बीजेपी अपने बल पर सरकार बनाती हुई दिख रही है, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के सर्वे के मुताबिक। और उसी के मुताबिक जो इस वक्त वोट शेयर आ रहा है वो आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 32% वोट मिल सकते हैं, वहीं कांग्रेस को 23%, जो पिछली बार से बहुत कम है, INLD प्लस को 26% और अन्य को 19% वोट मिलने का अनुमान है। यहां पर एक बार फिर आपको बता दें कि ±3% इन सभी प्रतिशत में से आप देख सकते हैं, इतना एरर मार्जिन इस सर्वे में रखा गया है। तो एक बार फिर बता दें, बीजेपी 32% वोट के साथ नंबर 1 पार्टी और अपने दम पे सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी 23% वोट के साथ, INLD का जहां तक सवाल है और उसके पार्टनर्स, इनको मिलकर 26% वोट और अन्य को 19% वोट। रमेश विनायक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी को पिछली बार 4 सीटें मिली, इस बार 50 के आसपास सीटें अगर मिलती हैं तो जाहिर तौर पर उसका वोट परसेंटेज भी 9% से बढ़कर, जैसा कि पोल में आ रहा है, करीब 30% के ऊपर चला जाएगा। और अगर 30% वोट मिलता है तो कोई आश्चर्य नहीं कि 50 सीटें बीजेपी जीत जाए। इसकी वजह क्या है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाकामयाबी, दिल्ली में कांग्रेस की जो सरकार रही उसके प्रति गुस्सा, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, या नरेंद्र मोदी का 5 महीने का कामकाज जिससे लेकर लोग बाग खुश हुए? मैं समझता हूं कि इसमें 2 मुद्दे खास हैं। एक तो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरा मोदी फैक्टर। मुझे लगता है कि मोदी मोमेंटम जो लोकसभा इलेक्शन में बना था, वही मोमेंटम इस हरियाणा इलेक्शन में भी वो नजर आ रहा था। और जो जनरल इलेक्शन थे, जो अभी 5 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 34.7%, 34% के पास था, जो जिसके रहते बीजेपी को 50 सीट्स के ऊपर उनको वो आगे थे।
सो यदि हम अब चाणक्य का जो पोल है उसको देखें तो उसमें भी यही सामने आ रहा है कि बीजेपी को 32% वोट मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि 45 के करीब बीजेपी सीट ले सकती है। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से लोकसभा का ही रिपीट होने जा रहा है इस असेंबली इलेक्शन में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 52 असेंबली सेगमेंट्स में लोकसभा के समय वे भी आगे थी बीजेपी, और एरर मार्जिन में सबसे बुरा भी रखें तो भी कम से कम 45 सीट लेकर अपने बल पर सरकार बनाती हुई दिख रही है बीजेपी, ये सर्वे के मुताबिक। अब से थोड़ी देर पहले हमने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की बहू और प्रत्याशी जो खुद हैं नैना चौटाला, उनसे बात की और सबसे पहले ही पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या जनता का समर्थन आपको मिलेगा? लोगों ने बहुत खुल के स्वागत किया, खासकर महिलाओं ने। मतलब जैसे कि वो इंतजार करते हैं ना लंबे टाइम के बाद भी कोई आए, तो उन्होंने जो वेलकम मुझे दिया, मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी और बहुत समर्थन मिला मुझे महिलाओं का। मैं बता दूं ये बातचीत हम लोगों ने कुछ देर पहले की थी नैना पटेल से और जब नैना चौटाला से, और जब हमने उनसे ये पूछा कि आपके लिए मुद्दे क्या हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे अब सामने आ रहे हैं उसमें चौटाला साहब की पार्टी नंबर 2 पे खिसकती जा रही है, ये जवाब वो जो दे रही हैं नैना जी, ये कुछ देर पहले का है कि आपके लिए असली मुद्दे इन चुनावों में क्या रहे? सबसे बड़ा मुद्दा जो डवाली का मैं देख लूं, बाकी तो पूरे हरियाणा का एक जैसा ही मुद्दा है, पर डवाली में जो है सबसे बड़ा मुद्दा है नारी की सुरक्षा और शिक्षा, दलित सुरक्षा, किसानों के खेत का बिजली पानी। और बाकी डवाली गांव और शहरों में आप घूम के देखो, सड़कों का बुरा हाल है, पीने का पानी तो है ही नहीं लोगों को। उसके बाद नैना जी से हमने ये भी पूछा कि आपकी पार्टी के मुखिया जेल में हैं, भ्रष्टाचार लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, कि आपको नहीं लगता कि पार्टी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है? देखो, नुकसान तो पार्टी के जब पिताजी मेन करता धरता है, अगर वो अंदर है तो उस चीज का लॉस तो है, पर जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमान संभाली है ना हमारे, वो काबिले तारीफ है। उन लोगों ने वो डट के खड़े हैं आज बिल्कुल, और उस कमी को पूरा कर रहे हैं हर कार्यकर्ता आज, जो ओम प्रकाश जी चौटाला और अजय सिंह जी बने हुए हैं। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने जो वक्त निकाला उसके लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी हम ब्रेक में जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के जाने के पहले सबसे पहले आपने देखा टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 का एग्जिट पोल, जो कि सुपर सर्वे में हमारा पहला नतीजा है हरियाणा का, और जो कह रहा है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही, अगर ये बीजेपी सरकार बनाती है तो शायद हरियाणा में अपने दम पर वो पहली बार सरकार बनाएगी। क्या लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक मोदी मैजिक बरकरार है? यह भी एक अहम सवाल है जो न्यूज 24 के लिए टुडेज चाणक्य के सर्वे में पूछा गया। और हरियाणा में जब यह सवाल पूछा गया तो हरियाणा के 59% लोगों ने कहा कि वो ये मानते हैं कि मोदी मैजिक अब भी बरकरार है। 31% लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा मानना नहीं, यानी कि लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से अभी तक कुछ बदला नहीं है। साथ ही साथ एक सर्वे में एक और सवाल पूछा गया है, उस पर भी जाते हैं। सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि हरियाणा में सरकार क्या बदलनी चाहिए, तो 54% लोगों ने कहा कि चेंज उनको चाहिए और 30% लोगों ने कहा नहीं। बाकी लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। और एक और सवाल पूछा गया आखिर में, क्या आपने जो वोट दिया वो किस वजह से दिया? वोटिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 44% लोगों ने कहा कि राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट दिया। वहीं 18% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर या भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट दिया है। और 21% लोग राज्य सरकार की नीतियों और मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट दिया है। और 13% लोगों ने अन्य बातों के आधार पर वोट दिया। यानी भ्रष्टाचार जो कि बड़ा मुद्दा रहा, हुड्डा सरकार पर करप्शन के चार्जेस लगे, रॉबर्ट वाड्रा का मामला उठाया बीजेपी ने अपने कैंपेन में, उसने भी वोटर को इन्फ्लुएंस किया। इस बार कम से कम इस टुडेज चाणक्य की स्टडी में, सर्वे में, एग्जिट पोल में ये बात पता लगती है। अब ये देखिए टाइम्स नाउ और
सी वोटर का जो सर्वे है, शायद अखिलेश जी, सुमित, अगर ये वाला सर्वे देखते तो अभी भी हमारे साथ होते। आई डाउट। नतीजे बताइए। लेकिन नतीजे देखिए, बीजेपी को इस सर्वे के मुताबिक, जो कि टाइम्स नाउ और सी वोटर का है, सिर्फ 37 सीटें दी जा रही हैं। उसके बाद अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें तो उसकी धुलाई फिर भी हो रही है, जो कि सुमित कह रहे थे कि 15 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। और जहां तक इंडियन नेशनल लोक दल का सवाल है और उसके सहयोगी दलों का, उनको 28 सीटें, यानी बीजेपी को 37, आईएनएलडी प्लस को 28 सीटें। और ऐसे में अगर वाकई ऐसा होता है तो जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, हरियाणा जनहित कांग्रेस प्लस, इनके हैं 6, एचजेसी के की 6 सीटें और इसके अलावा अन्य को मिल रही हैं 4 सीटें, यानी कि कुछ जोड़ तोड़ वाली स्थिति हो सकती है हरियाणा में, ये कहना है टाइम्स नाउ और सी वोटर के सर्वे का। लेकिन तब भी इसमें एक चीज आकाश बड़ी बहुत क्लियर है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ रही है, बहुत नियर टू मेजॉरिटी है, केवल 7-8 सीटों की कमी है। और जब आपके पास इतना नंबर होता है तो 7-8 सीटें अपने आप जुड़ जाती हैं, क्योंकि 4 अन्य आपको दिख रहे हैं, 6 एचजेसी दिख रहे हैं, तो आराम से। और जैसा कि हरियाणा में आज तक कभी नहीं हुआ, तो कम से कम 2 पोल अभी तक ऐसे आ चुके हैं जो कि बता रहे हैं कि इस बार का रिजल्ट ऐतिहासिक हो सकता है। और अब न्यूज नेशन पे चलें सुबह। बिल्कुल, न्यूज नेशन एक और टीवी न्यूज चैनल है हिंदी का, उनके मुताबिक 37 से 43 सीटें बीजेपी के खाते में है, लगभग 50% मार्क पर। 10 से 15 कांग्रेस के खाते में आती दिखती हैं। 29 से 35 आईएनएलडी चौटाला साहब की पार्टी को है, और 3 से 7 हरियाणा जनहित कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई साहब की पार्टी, उनका गठबंधन है, और 3 से 5 सीटें अदर्स के खाते में जा रही हैं। यानी यहां भी बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट बताया गया है, जो कि मेजॉरिटी के बिल्कुल पास है। अगर बीजेपी 37 आती है और 35 पे आईएनएलडी आ जाती है, तब जाकर परिस्थितियां पेचीदा हो जाएंगी। कौन आगे निकलता है गठबंधन बनाने को लेकर, वो दिलचस्प होगा। नीलांजन, आपको क्या लगता है? 37 बीजेपी और 35, मैं दोनों का फिगर मान रहा हूं, 37 बीजेपी का लोएस्ट और 35 चौटाला जी का हाईएस्ट, ये आंकड़ा आया तो जो हरियाणा जनहित कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं या कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, वो क्या करेंगी? तब तो खैर जो भी सरकार बनेगी उसका पूरा टर्म खत्म हो पाना शायद मुश्किल होगा। सबसे पहले तो ये लगता है सरकार, जाहिर सी बात है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा उसको सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा और किसी तरह से वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हो उसको बिल्कुल सांस की मतलब ठीक से कंफर्टेबली चलने नहीं देंगे, तो अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन मेरे को इस तरह के सर्वे में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये बैलेंस करने की कोशिश कर, जो हरियाणा का जो रीजनल जो ब्रेकअप है उसके ये जाके पॉलिटिकल लॉजिक में नहीं बैठ पा रही है कि आईएनएलडी को अगर जाट बेल्ट से बाहर की सपोर्ट मिल रही है तो वेव सिचुएशन में ही मिल सकती है, वरना वो सिर्फ जो जाट बेल्ट जो सेंट्रल और वेस्टर्न हरियाणा है वहीं पे रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएगी। रमेश विनायक, क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति हो सकती है, जो कि हम एक ही जगह से सिर्फ ऐसी स्थिति देख रहे हैं? न्यूज नेशन चैनल की अगर माने तो वो कह रहे हैं कि 37 कम से कम सीटें हो सकती है बीजेपी की और 43 ज्यादा से ज्यादा, और आईएनएलडी प्लस की जो सीटें हो सकती हैं वो 29 से 35 के बीच। तो जैसा कि सुमित कह रहे हैं कि अगर सबसे बुरे नतीजे भी बीजेपी के लिए मान लिए जाएं इसमें से, तो बीजेपी के 37 सीटें और आईएनएलडी प्लस की 35, ऐसी स्थिति में क्या होगा? रमेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? रमेश लगता है हमें सुन नहीं पा रहे हैं। नीरज, देखिए, अगर इन फिगर्स पर हम जाएं कि 37 और 35 का आंकड़ा, तो पहले तो मुझे दिल्ली की असेंबली याद आती है जो दिसंबर में रिजल्ट आए थे। 32 सीटों के साथ बीजेपी बहुत करीब थी मेजॉरिटी के, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। तो यहां पर वो स्थिति मुझे इसलिए लगती है क्योंकि देखिए, बीजेपी को 8 सीटों की कमी होगी। अब वो 8 सीटें, अगर एचजेसी प्लस की बात हम कर रहे हैं, तो ये एचजेसी कुलदीप बिश्नोई की वो पार्टी है जिससे लोकसभा चुनावों में गठबंधन के बाद विधानसभा चुनावों में गठबंधन तोड़ा बीजेपी ने, और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को विश्वासघाती बताया और एक दूसरे के खिलाफ काफी आरोपबाजी हुई। जो प्लस में आते हैं, प्लस में विनोद शर्मा की पार्टी, हरियाणा नवचेतना पार्टी आती है। ये वो विनोद शर्मा है जिन्होंने अपनी तमाम कोशिश की थी बीजेपी में शामिल होने के लिए, लेकिन बीजेपी में वो शामिल नहीं हो पाए थे। अब ऐसी सूरत में बीजेपी सरकार बनाने के लिए क्या इनका समर्थन लेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो अगर नरेंद्र मोदी के उस फॉर्मूले पर कि हमें समझौता अपनी नैतिकता के साथ नहीं करना है, अगर उस पर जाते हैं, सवाल को अगर उल्टी तरह से पूछा जाए कि एक बार जब वो जाना चाहते थे और बीजेपी ने आने नहीं दिया,
तो अब क्या वो ये चाहेंगे कि अभी भी वो बीजेपी के साथ जाएं, और क्या ऐसे में वो आगे भविष्य की ओर देखकर, राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर देखकर सोच सकते हैं? लेकिन आकाश, मुझे लगता है कि गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में है। विनोद शर्मा को बीजेपी में शामिल ना करना दरअसल उनकी एक छवि की वजह से था। वो मनु शर्मा के पिता हैं, उनके साथ बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं। वो छवि वो दूर नहीं हुई है ये 2 सीटें लेने से। तो ये बीजेपी के लिए ये एक बड़ा सवाल होगा कि वो 46 सीटों का जादुई आंकड़ा छूने के लिए क्या इन लोगों का साथ लेती है, और अगर नहीं तो फिर ओम प्रकाश चौटाला के लिए मैदान खुला होगा। चलिए, चौटाला साहब क्या करेंगे ये भी देखना होगा। चौटाला साहब जेल में हैं, क्या इसका फायदा मिला है? हम बता दें कि जो हम अभी तमाम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ये एग्जिट पोल है, तमाम एजेंसीज ने, तमाम चैनल्स ने किए हैं। आप कहीं मत जाइए, IBN 7 के साथ रहिए, क्योंकि यहां पर सबका निचोड़, सारे नतीजे एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं IBN 7 पर, बगैर चैनल सर्फ किए। और अब बात करेंगे, क्योंकि कुछ देर पहले हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा के साथ बातचीत की थी। उनसे पूछा कि आखिर तमाम विरोधी लहर के बावजूद आखिरकार मतदान के दौरान मुख्यमंत्री हुड्डा इतने तनाव मुक्त कैसे नजर आए, क्योंकि वो सुबह बैडमिंटन रोज की तरह खेल रहे थे। देखिए, ये तो उनका एक, मैं समझता हूँ कि उनके स्वभाव में एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग भी सीखने का प्रयास करते हैं। कितनी खुशी हो या कितना ही टेंस टाइम हो या जैसा भी हो, वे हर रोज़ अपनी सुबह 1.5-2 घंटा खेल के ही शुरू करते हैं। 1-1.5 घंटा खेलते हैं और अपना जो है, मैं समझता हूँ कि एक तो ना तो ज़्यादा किसी भी बड़ी जीत में मैंने उनको बहुत ज़्यादा कभी खुश नहीं देखा, कभी किसी हार में उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं देखा। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि उनके एक स्वभाव को, ये उनके स्वभाव के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, जो आज सुबह की आपने बात की। दीपेंद्र जी, जिस समय हम बात कर रहे थे उसी समय एक और खास बात यह थी कि शुरुआती जो सर्वे के नतीजे हैं वो आने लगे थे, और इसीलिए उनसे ये पूछा मैंने कि कहा यह गया कि आपके पिताजी बहुत ज्यादा पावर अपने हाथ में कंसंट्रेट कर रहे थे। कुमारी शैलजा को उन्होंने हाशिए पर धकेल दिया, राव इंद्रजीत सिंह को उन्होंने इतने कोने में धकेल दिया कि वो गुस्सा होकर बीजेपी के साथ चले गए। इन्हीं चीजों का नुकसान आज आपको भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये एक आपका अभी देखने का नजरिया हो सकता है, मगर कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मिली थी, उन्होंने उस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाने के पूरे प्रयास किए हैं और सभी का मान सम्मान हमेशा किया है। उसके बाद किसी की राजनीतिक कुछ इच्छाएं इतनी हो कि वो उसको लगता हो कि दूसरी दल में उन इच्छाओं की पूर्ति हो सके, इस बात को लेकर कुछ साथी दूसरी पार्टियों में जरूर गए हैं, मगर मैं समझता हूं कि उन लोगों को भी इस बात का एहसास होगा, आज नहीं तो कल, कि उनका जितना मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में था वो कहीं और नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार इस बार हरियाणा के चुनावों में बड़ा मुद्दा रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करप्शन के चार्जेस लगे, कांग्रेस अध्यक्षा के दामाद का फेवर देने के लिए उन पर आरोप लगे। तो क्या, हमने दीपेंद्र से पूछा, क्या भ्रष्टाचार की वजह से जो बीजेपी ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, कांग्रेस को उसका गंभीर परिणाम झेलने होंगे? ये इस बारे में हमने स्पष्ट कहा और बारी बारी कहा है। देखिए, केवल राजनीतिक आरोप लगाना एक बात होती है, हमने तो खुली एक बात की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी ऐसी बात दिखती हो तो, या विपक्ष को दिखती हो, तो कोर्ट में जाएं। कोई भी जो जांच करने की एजेंसियां हैं, अब तो केंद्र में इनकी सरकार है 4 महीने से, केंद्र में जो कोई भी एजेंसियां हैं उनसे जांच करवाएं। हम तो कहते हैं बारी बारी जांच करवाएं, ताकि सच लोगों के सामने वो जांच एजेंसीज लेके आए। अगर एक थोड़ी भी कहीं अगर कहीं गलत काम हुआ है और जिसने भी किया है, हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं, मगर केवल राजनीतिक आरोप लगाना और हम खुले तौर पर ठोक के कह रहे हैं, आज भी मैं ये कह रहा हूं, ये जांच कराएं, केंद्रीय किसी भी जांच एजेंसी से जांच कराएं, और अगर कोई दोषी पाया जाए तो हम परिणाम भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मगर केवल अपनी भाषणों में ये बात कहना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना और उसके बाद जांच से खुद बचना, मैं समझता हूं ये सही नहीं है। कहीं हरियाणा में कोई गलत काम नहीं हुआ और पूरी ईमानदारी से और अच्छी नीयत से हमारी सरकार ने काम किया है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप देख सकते हैं यहां पर इन विजुअल्स में, आज सुबह सुबह भी बैडमिंटन खेल रहे थे। और एक आखिरी सवाल हमने ये भी पूछा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र से, जो सिर्फ 36 साल के हैं, कि क्या आपको लगता है कि हरियाणा में भी जनता ने मोदी लहर पर वोट दिया है, और वो इसीलिए क्योंकि जनता क्या चाहती है, खासतौर पर युवा क्या चाहते हैं, ये नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, बीजेपी समझ रही है और कांग्रेस ये समझने में नाकाम रही है। देखिए, ये बात सही थी। लोग 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बात आप कह सकते थे। इसी एक जो है एक पूरी उत्तर भारत में खास तौर पे हिंदी भाषी जो हमारा पूरा उत्तर भारत है, वहाँ पे उनके नाम से एक लहर चली, और उसका प्रमुख कारण ये था कि युवा उनकी तरफ देख रहा था। मगर पिछले 4 महीने में जिस प्रकार की नीयत इस सरकार की सामने आई है, धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ है कि ये कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मगर जब करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीछे है। और यही कारण है कि तकरीबन हर उपचुनाव में उत्तर भारत में जो पिछले 2-3 महीने में जो उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को जितनी उपेक्षा थी उस हिसाब से नतीजे नहीं मिले। और मैं समझता हूँ जो उपचुनाव के नतीजे थे वो तो मात्र ट्रेलर था। पूरी फिल्म बीजेपी को हरियाणा के चुनाव के अंदर दिखाने का काम करेंगे। हुड्डा साहब, शुक्रिया, आप लोगों ने आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। कुछ देर पहले की ये बातचीत थी, जैसे उन्होंने बताया। तो एक बार फिर सुपर सर्वे में आपका स्वागत है। IBN 7 आप देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक हरियाणा का तमाम चैनलों का एग्जिट पोल आपने IBN 7 पर देखा। बहुत सी एजेंसीज हैं और सब मिलाकर एक बात मोटे तौर पर जो शुद्ध देसी खाटी भाषा में समझ में आती है वो ये कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और लगभग सरकार बनाने की वो तैयारी कर रही है। 45 के आसपास जो कि मिडवे मार्क है, लगभग हर सर्वे उस फिगर तक उनको लेके चला गया, चाहे टुडेज चाणक्य हो, चाहे टाइम्स नाउ हो, चाहे न्यूज नेशन हो, चाहे ABP नीलसन हो। ये तमाम आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है और लगभग सरकार बना लेगी। प्रभात झा जी, नरेंद्र मोदी का मैजिक चल रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर आपकी सरकारें बनती जा रही हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को अगर माइनस कर लिया जाए तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी में एक बहुत बड़ा शून्य बनता जा रहा है? नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। पहली बात तो हम माइनस कैसे करेंगे, उनके माध्यम से नेतृत्व और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हर सूबे में नेतृत्व डेवलप होगा। अब मान लीजिए आपके हरियाणा में और महाराष्ट्र में जब सरकार बनेगी तो वहां एक नया नेतृत्व आएगा, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निश्चित तौर पर नेतृत्व उभरेगा और फिर उनकी जिम्मेदारी होगी। तो आज तो सबसे पहली बात है, कि नरेंद्र मोदी जी को हम माइनस कैसे करेंगे। आप कह रहे हो हमारे नेता को हम माइनस कर देंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं प्रभात जी, मैं बीजेपी का शुभ चिंतक होने के नाते, और आप मेरे वरिष्ठ हैं, आपकी मेरी अक्सर बात होती रही है, अचानक एक लीडर ऐसा पैदा हो रहा है जो पार्टी से बड़ा उसका कद है। मैं इसलिए कह रहा हूं बीजेपी के लिए तैयारी करने का मौका नहीं है कि अपनी सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप भी तैयार करें, क्योंकि दोनों ही जगहों पर आपने अपने मुख्यमंत्री नहीं घोषित किए, जो कि चिंता की बात है कि क्या बीजेपी में लीडरशिप का अकाल हो गया है? नहीं, अकाल नहीं है। देखिए, गठबंधन की राजनीति का अचानक टूटना दोनों जगहों पर, और टूटने के बाद अपनी ताकत लगाना। अब निश्चित तौर पर आज जो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में लोग हैं, 3-4 लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे लोग जितने भी देखेंगे, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे रविशंकर जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, ये सारे लोग कौन हैं? एक नई पौध पूरी तरफ से, पूरे किरण रिजिजू हो, सारे लोग डेवलप हुए हैं और सबको डेवलप किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी दोनों ही काम कर रहे हैं। प्रभात जी, मुझे पता है आपको जाना है, आप 8 बजे तक हमारे साथ हैं, लेकिन मेरा पत्रकार मान ही नहीं रहा है कि प्रभात जी बता के ना जाएं कि एक नाम कौन, आपकी पसंद बता दीजिए। चलिए, क्या आप चाहते? मैं हेडलाइन नहीं चलाऊंगा कि मेरी पार्टी, मैं हेडलाइन नहीं चलाऊंगा आपके नाम से, लेकिन मैं आपकी पसंद जानना चाहता हूं। क्या आप मेरी पार्टी से मुझे अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाना चाहते हैं? नहीं प्रभात जी, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करवाएंगे। चलिए प्रभात जी, शुक्रिया, आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं, लेकिन ये बीजेपी की चुनौती होने वाली है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आकाश, बिल्कुल, अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे और मेहमान हमारे साथ हैं, नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।
लेकिन आपको ये बता दें कि जितने भी पोल्स अभी तक हरियाणा को लेकर सामने है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। कुछ ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है, कुछ दूसरे ये कह रहे हैं कि इतने नंबर जरूर आ जाएंगे कि जिसके आधार पर और नंबर जुटाना मुश्किल नहीं होगा हरियाणा में बीजेपी के लिए।